प्रधानमंत्री ने एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति करने वालों पर साधा निशाना। एचटी लीडरशिप समिट में बोले पीएम, वर्तमान सरकार का उद्देश्य नागरिकों को सम्मान देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना। चंडीगढ़ में हुई इनेलो की राज्य कार्यकारिणी की बैठक। प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा, अगले चुनाव तक खत्म हो जाएगी कांग्रेस, भाजपा इनेलो के बीच होगा असली मुकाबला। सरकार ने प्रदूषण से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रदेश भर में जिला उपायुक्तों को दिया 5वीं तक के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का अधिकार। और रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस समारोह में शामिल सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा, कहा, प्रदेश की चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए बनाई जा रही है योजना। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया संस्थान हिंदुस्तान टाइम्स के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री संस्थान की इस लंबी यात्रा में शामिल सभी भागीदारों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत अगर दुनिया में अपनी पहचान बनाए हुए है तो उसमें सिर्फ सामान्य नागरिकों का सामर्थ्य है, जिसने कई संकटों को पीछे छोड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा में वोट बैंक की राजनीति ने बड़ा नुकसान किया है। इसकी वजह से असंतुलन और असमानता बढ़ी है। इसकी वजह से ही नागरिकों का विश्वास सरकारों पर कम हुआ है, लेकिन आज नागरिकों का भरोसा मौजूदा केंद्र सरकार वापस लेकर आई है। पीएम ने कहा कि आज निवेश का मकसद रोजगार बढ़ाना है और विकास का मकसद नागरिकों को आत्मसम्मान देना है। 70 साल आजादी के देखे हैं। इन 100 वर्षों में जिस शक्ति ने भारत का भाग्य बनाया है, भारत को दिशा दिखाई है, वो है भारत के सामान्य मानवी की सूझबूझ, भारत के सामान्य मानवी का सामर्थ्य। भारत के सामान्य नागरिक के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई है। अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो ये कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है। जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया। कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी, लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ। इंडियन नेशनल लोकदल की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आज चंडीगढ़ में संपन्न हुई। बैठक में पार्टी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला, प्रधान महासचिव अभय चौटाला, प्रदेश प्रभारी रामपाल माजरा सहित अन्य पदाधिकारीगण शामिल हुए। इस दौरान पार्टी ने चुनाव में अपने प्रदर्शन की समीक्षा की तथा भविष्य की नीतियों और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अभय चौटाला ने बताया कि पार्टी प्रदेश में लोगों के बीच जाकर नए सिरे से काम करेगी। जल्द ही संगठन को साधने के लिए प्रदेश भर में संपर्क अभियान शुरू होगा। उन्होंने हाल ही में संपन्न हुए चुनाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस का हाल भी जजपा जैसा होगा। अगले चुनाव में कांग्रेस खत्म हो जाएगी और प्रदेश में असली लड़ाई भाजपा और इनेलो के बीच होगी। मिलेंगे, बातचीत करेंगे, कौन साथी नए जो है जिनको ये जिम्मेवारी दी जा सकती है उनसे भी चर्चा करेंगे। जल्दी नया संगठन बनाएंगे। जेजेपी को तो मैंने आपसे पहले दिन ही कहा था कि अगले चुनाव में जेजेपी खत्म हो जाएगी, और अगले चुनाव में आज तुम्हारे को कह के जाता हूं, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस जो है, अब लोगों की ये बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में पहले जेजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई, अब कांग्रेस ने निभाई। अगले चुनाव में आप देखना, कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अगली लड़ाई भाजपा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच में होगी। हुड्डा पे लग देना आरोप सीधे, उन्हीं की अपनी पार्टी के लोग क्या कहते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आप हुड्डा से पूछ लो, वही बता देगा कि मैंने किया था नाशन का।
प्रदेश सरकार ने प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सभी उपायुक्तों को कक्षा 5वीं तक के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का अधिकार प्रदान किया है। अब जिला उपायुक्त स्थानीय स्तर पर प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए छोटे बच्चों के स्कूल आने को स्थगित कर सकते हैं। जिला उपायुक्त स्कूलों को 5वीं तक की ऑनलाइन कक्षा संचालित करने के लिए जरूरी निर्देश भी दे सकते हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय की ओर से आज सभी जिला उपायुक्तों को पत्र लिखकर सूचित किया गया है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक के प्रभाव से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का अलग अलग आंकलन कर स्थिति के अनुसार फैसला ले सकता है। प्रदेश के कई जिलों में अभी भी AQI खतरे के लेवल पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धुंध के मौसम में सभी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मुख्य आवागमन की सड़कों पर अधिकारियों को सफेद पट्टी लगाने के निर्देश दिए हैं। धुंध व स्मॉग की वजह से लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दे रहा है। अंबाला में भी आज सुबह स्मॉग और कोहरे की घनी सफेद चादर इतनी घनी थी कि दृश्यता लगभग 0 के बराबर हो गई। सुबह अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नागरिक अस्पताल के डॉक्टर विनय ने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के बढ़ने से सांस व दिल के मरीजों को विशेष सावधानियां बरतनी होगी। जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें और मास्क का प्रयोग करें। के कारण बढ़ जाती हैं और यदि ऐसी कोई भी चीज का सामना करते हैं तो आप तुरंत अपने अस्पताल में आएं और इसके बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसकी मेडिकेशन लें और जो आपको प्रिकॉशंस बताएं इनका आप ध्यान रखें। देखिए, पराली जब जलाएंगे तो नेचुरली उसमें से स्मोक आएगा और ये तो पूरे देश में एक ज्वलन मुद्दा बन चुका है। तो नो डाउट इसके पीछे बहुत सारे जो जलाने के कारण है वो कुछ भी हों, लेकिन इसके जलाने के कारण जो स्मोक है और जो धुआं है उसकी वजह से परेशानियां तो बढ़ रही हैं। वहीं अंबाला के स्थानीय लोगों ने कहा कि स्मॉग की वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही है और साथ ही एलर्जी भी हो रही है। बहुत ज्यादा लोगों को स्कूटी चलाते हैं, आंखों में लग रहा है, खांसी जुकाम हो रहा है, पटाखों की वजह से प्रदूषण फैला है। यहाँ पे कई जगह जो है सफाई कर्मचारी कूड़े को जला देते हैं, उसको ही बंद करना चाहिए, उसकी वजह से बहुत प्रदूषण है। और पराली जलाने के लिए उसका भी कंट्रोल करना चाहिए थोड़ा। प्रदूषण की वजह से बहुत बीमारियां फैल रही हैं, आंखों में लग रही है, लोगों को जलन हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है। भोग नहीं है जी, पोल्यूशन लग रहा है, इससे खांसी जुकाम नजला काफी फैल रहा है। सभी किसानों भाइयों से भी ये प्रार्थना है कि पराली ना जलाएं, जिसकी वजह से पूरे समाज में, पूरे माहौल में, वेदर में ये पोल्यूशन फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, खांसी नजला जुकाम हो रहा है और वातावरण में बड़ी अशुद्धता फैल रही है। पोल्यूशन इतना हो रहा है, पराली वगैरह जल रही है। तो पहले भी हम जब देखते थे कि नवंबर के टाइम में कोई धुंध वगैरह नहीं आती थी, ये लोगों को धुंध लग रही है लेकिन धुंध नहीं है। ये जो स्मोक के कारण जो धुआं पोल्यूशन हो रहा है, व्हीकल्स का पोल्यूशन, अभी दिवाली आई है उसका जो पोल्यूशन, और प्लस हमारा ये जो पराली वगैरह जल रही है किसानों की वो है, तो उस सबका मिक्सचर होके ये एक हवा में एक परत सी जम गई है जो हमारे को एक फॉग लग रही है। रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कल राज्य स्तरीय सहकारिता दिवस समारोह मनाया गया। इसमें प्रदेश के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में सहकारिता से जुड़े विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगाकर संबंधित उत्पाद व सहकारिता को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रदेश भर में 14 नवंबर से 20 नवंबर तक सहकारिता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसकी थीम विकसित भारत के लिए सहकारिता की भूमिका है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि सहकारिता विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के लिए प्रदेश भर में शिविर लगाए जाएंगे। इनके माध्यम से युवाओं को सहकारिता विभाग की योजनाओं से जोड़कर रोजगार मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में हरियाणा ने खूब तरक्की की है। वर्तमान में हरियाणा में करीब 33,000 सहकारी समिति हैं और इनके माध्यम से करीब 54 लाख लोग जुड़े हुए हैं। पूरा वीक चलेगा और इसका थीम है विकसित भारत। विकसित भारत में के लिए सहकारिता की भूमिका। हरियाणा के अंदर लगभग 33,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज है सहकारिता विभाग के जो है, और 55 लगभग 50 से 55 यानी कि 53-54 लाख के करीब
लोग इससे जुड़े हुए हैं। हमारी महिलाएं, बुजुर्ग और नौजवान साथी इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं आज इस मौके पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। जो भी सहकारिता से जुड़ा है उसको शुभकामनाएं देता हूं। हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, हर गांव पैक्स से जुड़े, तो ये सपना जो है इसमें सबकी भूमिका रहेगी। बाद में पत्रकारों से बातचीत में सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर की चीनी मिलों को घाटे से उभारने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां किसानों को गन्ने का भाव सबसे ज्यादा दिया जा रहा है, साथ ही किसी भी किसान का भुगतान बाकी नहीं है। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से कांग्रेस पार्टी सदमे में है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को 5 सीटें मिली, तब ईवीएम सही थी। देश का पहला प्रदेश है जहाँ शुगर केन गन्ने का भाव सबसे ज्यादा है पूरे देश में। आप देखेंगे अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती हुड्डा भी कैसे जीतता, भूपेंद्र हुड्डा कैसे जीतता अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, अशोक अरोड़ा जी कैसे जीतते, टंगी वाला लड़का कैसे जीतता। कोई कमी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा ईमानदारी के साथ चुनाव होता है। ये सिर्फ लोगों को बहकाने की बात है, ये सदमे में है। आज देश भर में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जा रहा है। समाज में स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में हर वर्ष 16 नवंबर को प्रेस दिवस मनाया जाता है। 1966 में आज ही के दिन भारतीय प्रेस परिषद ने काम करना शुरू किया था। परिषद ये सुनिश्चित करती है कि प्रेस उच्च मानकों को बनाए रखे और किसी धमकी और प्रभाव के आगे नहीं झुके। ये दिवस न केवल प्रेस की उपलब्धियों को दर्शाता है, बल्कि पारदर्शी और शिक्षित समाज के निर्माण में इसके उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देता है। इसी कड़ी में प्रदेश के नूंह में भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार शामिल हुए। डीएसपी अजायब सिंह ने कहा कि पत्रकार 24 घंटे देश सेवा में लगा रहता है, अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी भी स्थिति में सही खबर जनता के सामने लाने का प्रयास करता है। उन्होंने ये भी कहा कि टीआरपी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले पत्रकार कई बार सामाजिक हित को ध्यान में नहीं रखते हैं। हमें इन बातों पर गंभीरता से अमल करने की जरूरत है। सभी को प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बड़ा अच्छा लगा जब मेरे को यहाँ इनवाइट किया गया, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे फंक्शन होते रहें और हम भी उसमें पार्टिसिपेट करें। और मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ कि वो इन भाइयों का खूब साथ दें ताकि ये अपने काम को आसानी से कर सकें। इस दौरान पत्रकारों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए प्रेस दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रेस दिवस पर सभी पत्रकारों, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को, यूट्यूबर्स को, जो इस क्षेत्र की समस्याओं को, जन समस्याओं को लोगों तक पहुंचाते हैं और एक दर्पण के तौर पर काम करते हैं, उनको सबको दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि पत्रकारिता खोजी पत्रकारिता हो, देश भावना की पत्रकारिता ना हो, डिफेमेटरी लैंग्वेज की भाषा ना बोले, अनपार्लियामेंट्री ना बोले, ताकि क्राइम से बचा जाए। आजकल ऐसी खबरें भी आती हैं जो साइबर क्राइम से फॉरवर्ड कर देते हैं, यूट्यूबर भी करते हैं, फेसबुकिया भी करते हैं और व्हाट्सएप वाले भी कर रहे हैं, उनसे बचा जाए। आप सभी पत्रकार साथियों को नेशनल प्रेस डे की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। लोग, आम आदमी, कई पत्रकारों का तो जब टीवी चलता है तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? कि उसमें सच्चाई नहीं है। अगर सच आप दिखाओगे तो सच कभी छुपता नहीं है। चेंजिंग आई है, गिरावट आई है, इसको आप लोगों को संभालना पड़ेगा। दूसरा, ऐसी खबरों से बचना चाहिए जिसमें क्षेत्र में कोई विवाद फैले, जातिवाद का विवाद। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विपक्ष के नेता के बगैर 2 बार सदन चला है। ये विडंबना है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पश्चात अब तक अपने विधायक दल के नेता का चुनाव नहीं कर पाई है। वे आज जींद के चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लेने के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जयंती पर 24 नवंबर को जींद में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
कर्मी शिरकत करेंगे। भाजपा की सरकार ने प्रदेश की जनता से किए वायदे पूरे किए हैं। उन्होंने प्रदेश में डीएपी खाद को लेकर कहा कि शुरुआत में कुछ परेशानी आई थी, कुछ शरारती तत्वों ने खाद का भंडारण करने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने उन पर अंकुश लगाकर अब पर्याप्त मात्रा में खाद का वितरण करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के माध्यम से डीएपी की जहां जहां कमी दिखाई दी थी शुरुआती दौर के अंदर, उसको पूरा किया गया। अब धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर पिछले एक सप्ताह से मैं काफ़ी स्थानों पे मैंने खुद भी मॉनिटर किया है, किसानों को जरूरत के आधार पर खाद मिली है। अलग अलग जगह पर हमारा जो शरारती तत्व होते हैं उनके द्वारा फैलाई गई थी कि डीएपी की कमी हो जाएगी, शॉर्टेज होएगी, और इस कारण से कुछ जो शरारती ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक करना चाहते हैं, उन्होंने भी इसमें अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन सरकार की जागरूकता के कारण से, सरकार की चौकसी के कारण से ऐसे लोगों के ऊपर शिकंजा भी लगा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़ने के जवाब में तंज कसते हुए कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वर्तमान सरकार के शासनकाल में युवा सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी रोजगार पा रहे हैं। इस प्रकार से योजनाएं लेकर के आए, जन कल्याण की योजनाएं लेकर के आए, उसके कारण से मैं समझता हूँ बहुत लाभ गरीब परिवारों को हुआ है। और कई बार तो ये देखने को मिलता है कि आंकड़े ये भी सुनने में आते हैं कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का आंकड़ा कम हुआ है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। अब लगभग 2 लाख के आसपास बच्चों को तो हमारी सरकार इस 10 साल के अंदर सीधा सीधा सरकारी नौकरी देने का काम किया है। और हुड्डा साहब का क्या आंकड़ा है, मेरे ख्याल में हुड्डा साहब कुछ अच्छा तो कुछ सूझ नहीं रहा। पार्टी के अंदर भी उनकी जो हालात है आज तक वो, अब हरियाणा विधानसभा का एक सेशन भी हो लिया, देखिए शपथ के बाद दूसरा सेशन भी पूरा हो लिया। पंचकुला में आयोजित सरस मेला 2024 का शुभारंभ प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री डॉक्टर कृष्णलाल पंवार ने किया। ये मेला 15 नवंबर से 26 नवंबर तक चलेगा। समारोह की अध्यक्षता हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अमरिंदर कौर ने की। कार्यक्रम में हरियाणा के कई वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों सहित ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की 3000 महिलाओं ने भाग लिया। समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ उत्पाद प्रदर्शनी का आयोजन भी हुआ। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। सरस मेला इन महिलाओं के हुनर और मेहनत को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। ये गर्व की बात है कि हमारे ग्रामीण उत्पाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। जिसमें हरियाणा प्रदेश में 143 हमारे ब्लॉक में, उसमें लगभग 60,000 महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और बाद बहुत सुचारू रूप से खुद बहनों ने अपने साथ विकास किया। 15 से 20 लाख प्रति महीना सेल्फ हेल्प ग्रुप से मान लेते हैं, जिससे हमारे परिवार में बड़ी खुशी। उससे हरियाणा सरकार इसमें पूरा प्रयास करता है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयास करते हैं कि देश में जो महिलाएं हैं वो सेल्फ खुद अपना काम करके अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। इसके लिए हरियाणा सरकार ने हमने 1750 करोड़ के करीब उन्हें बहनों को ऋण भी दिया है। विविभा 2024 सम्मेलन का आयोजन गुरुग्राम के एससीटी विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत ने इस सम्मेलन का कल उद्घाटन किया। ये सम्मेलन आरएसएस से संबद्ध भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका समापन 17 नवंबर को किया जाएगा। सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान आरएसएस सरसंघ मोहन भागवत ने कहा, दुनिया मानती है कि 16वीं सदी तक भारत हर क्षेत्र में अग्रणी था। उन्होंने कहा कि हम समग्र विकास को महत्व देते हैं। चुनना है, जैसे मनुष्य का जीवन दोनों में से एक नहीं चुनना पड़ता, दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी बचेगा। ईस्वी सन 1 से 16वीं सदी तक भारत सब क्षेत्रों में दुनिया का अग्रणी था। अपने यहाँ पर विकास समग्रता से देखा जाता है। व्यक्तिगत विकास है तो शरीर का विकास होना चाहिए, मन बुद्धि का विकास होना चाहिए और आत्मभान भी जागना चाहिए।
विविभा 2024 सम्मेलन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत प्रगति की है। उन्होंने कहा कि अब हम अपने रॉकेट से किसी भी तरह का उपग्रह प्रक्षेपित कर सकते हैं। to an extent of almost 90%. It's really not a small feat at all. But then if you want to really grow further beyond this point, then the vision that we need to lay down for the next 25 years becomes important. That's why recently there was a vision announced by Honorable Prime Minister in space technology that we have a long-term plan of bringing about a major change. And this change involves expanding or opening the space sector amongst everybody. We want all of us to get involved, which includes industries, academic institutions, startups, and business houses. प्रदेश के जन स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री श्री रणवीर गंगवा ने आज हिसार के धिकताना गांव से धांसू तक बन रही सड़क निर्माण में कोताही बरतने पर एक्सीएन रजनीश कुमार, एसडीओ दलबीर सिंह राठी व जेई सुरेश कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने एससी अजीत सिंह को सड़क के निर्माण में प्रयोग हुई सामग्री की जांच कराने और एजेंसी के खिलाफ अनुबंध के अनुसार सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में अच्छी क्वालिटी की सड़कों का निर्माण तय समय में पूरा किया जाए। आमजन के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्कल के अंदर जो काम है आप भी देखें, आप मुझे बताएं जरूर। अगर कोई भी क्वालिटी के साथ, मैंने पहली मीटिंग के अंदर ये कहा था कि क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उसी दिन जब एक्शन से ऊपर एक्शन एससी चीफ एसीएस तक की मीटिंग थी, उसके अंदर मैंने कहा था और उसके बावजूद ये काम किया गया। अभी ये मैं बर्दाश्त कतई नहीं करूंगा पूरे स्टेट के अंदर कि किसी भी टाइप के क्वालिटी के साथ कोई समझौता किया जाए। हमारी क्वालिटी एक नंबर की होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। जो हमारी एक जो आपकी गाइडलाइन है ऑफिस की, उस गाइडलाइन के ऊपर ही माल लगना चाहिए। उससे कम हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कहीं इस टाइप का कोई भी जो कार्य हो। जिंदगी खराब है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जिस भी एजेंसी ने कराया उससे रिकवरी कैसे की जाए, या ये दोबारा बनाई जाए या कैसे करी जाए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद नेपाल बांग्लादेश को भारत के ट्रांसमिशन ग्रिड द्वारा बिजली भेजेगा। इस समझौते को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने ऐतिहासिक करार दिया है। पावर डिपार्टमेंट्स ने आपस में एक समझौता किया है, रीजनल कोऑपरेशन फॉर पावर परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन, जिसमें नेपाल के 40 मेगावाट पावर, हाइड्रो पावर का एक समझौता हुआ है बांग्लादेश के साथ। तो उन्होंने, नेपाल सरकार ने अपनी पावर को बांग्लादेश भेजने के लिए भारत का जो ट्रांसमिशन ग्रिड है उसका उपयोग किया है। तो एक प्रकार से एक पहला प्रयोग ये हुआ है और मैं समझता हूँ इसमें तीनों देशों का ही लाभ है। कोई जनरेटर है, कोई यूजर है और कहीं ट्रांसमिशन का काम है। प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम स्थित इंडोर स्टेडियम में हरियाणा स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर देश का नाम रोशन किया है। हरियाणा की खेल नीति में कई तरह के सुधार किए गए हैं। खिलाड़ियों को खेल से संबंधित सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि युवा खेलों में भाग लें और नशे से दूर रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने में युवाओं की भागीदारी जरूरी है। सरकार युवाओं को शिक्षा, खेल व विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पलवल इलाके के बच्चे प्रदेश में हमारा नाम रोशन करेंगे, देश में करेंगे, दुनिया में के प्लेटफॉर्म पर हमारा नाम रोशन करेंगे। कुछ अगर कमी होगी तो उसको पूरा किया जाएगा। मुझे लगता है कि अपने आप ही चीजें सही हो रही हैं, खास करके जिस पलवल का विधायक हूँ और खेल मंत्री, तो मुझे लगता है अपने आप ही चीज सही हो रही है और सही करेंगे। इस तरीके के संदेशों से ये राजनीति उससे उठकर है, इनमें हमारी आने वाली पीढ़ी को हम किस प्रकार का संजो कर रखेंगे, वो किस प्रकार से समाज की सेवा करेगी, किस प्रकार से अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को आगे लेके जाएगी, उस पर काम करेंगे।
नरवाना के आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में राज्य स्तरीय व्यूसू सब जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और साथ ही खेल हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना भी सिखाते हैं। उनके साथ आएंगे टीचिंग और कोच को मैं यहाँ नरवाना की पावर को स्वागत करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। प्रांत के बहुत से बच्चे यहाँ पर आए हैं। आपके कार्यक्रम में देरी ना हो, इस भावना के साथ मेरे आदमी को मिलाकर एक बदल करके इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। तो जितना समय है वो अपना सफल भी हो और इन लोगों के यहाँ के रहने सहने खान पान में व्यवस्थाओं में कोई कमी न रहे हो और इस पावरफुल अवसर को आपसे बहुत प्रशिक्षक सोनिया ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 22 जिलों से 780 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह खेल लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए भी सशक्त बनाता है। वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि वे इस प्रतियोगिता में पूरी तैयारी के साथ आए हैं। खिलाड़ियों ने यहाँ भाग लिया है और ये हमारा वुशु गेम जो है एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियंस गेम खेलो इंडिया साई में हर जगह पे है और हमारे ये सर्विसेज में भी गेम है वुशु और इसमें 2 भाग होते हैं, एक शांसु होता है, एक ताउलू होता है। एक वेयर हैंड खेला जाता है, एक वेपन के साथ खेला जाता है। मैंने 3 दिन की प्रैक्टिस में खेलो इंडिया मेडल दिया और मेरे सर हसीन सर है, इगरा गाँव से है, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं और मैंने 3 स्टेटें खेल रखी है, ये चौथी है। आके तो बहुत अच्छा लगा, अब बस मेडल और लेना है फिर और अच्छा लगेगा। मार्शल आर्ट का गेम है ये, जैसे कि वुशु 2 भागों में डिवाइड है, फर्स्ट ताउलू सेकंड शांसु। ताउलू में इवेंट्स होते हैं और शांसु में फाइट होती है। इस गेम में नेशनल लेवल तक खेल लूँ, मेरे स्टेट में गोल्ड है। नेशनल लेवल में बस पार्टिसिपेट है, तमिलनाडु हुई थी, अब वहाँ पर गई थी। वहीं नरवाना कस्बे के एसडीएम दलजीत सिंह ने रेड और येलो जोन में आने वाले गांवों में अधिकारियों के साथ फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने धान उपजाने वाले किसानों से मुलाकात कर फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जागरूक किया। गांव बेलरखा से फ्लैग मार्च की शुरुआत करते हुए दलजीत सिंह ने बताया कि अवशेष जलाना कानूनी अपराध है। इससे प्रकृति, जमीन और मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होने के साथ साथ मनुष्य भी अनेक जानलेवा बीमारियों का शिकार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा प्रति एकड़ 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। जनसंपर्क अभियान है, लोगों से, जमींदारों से, गाँव के मुखिया से, उसमें हमें 100% सफलता मिली है। कोई भी आज हमारे सामने ऐसा केस नहीं आया है कि किसी भी गांव से कोई अप्रिय घटना घटी हो या किसी ने आग जलाने की घटना घटी हो। और अभी मैंने बात की है इनसे, लोन गांव में तो बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रयास किया हुआ है। चाक चौबंद है, कालवन में कुछ दिक्कत थी, मानते हैं, हम भी मानते हैं। दमतान में थी, उन्होंने दुरुस्त कर लिया। अब गाँव की जो सरकार है वो कर रही है प्रयास, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैं ये लास्ट गांव है अभी, हम जैसे उजाना, बेलरखा, दमतान साहब, रसीदा, हर जगह गए। इस मौके पर किसानों ने बताया कि वे प्रणाली प्रबंधन में प्रशासन को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रशासन से भी सहयोग की अपील की। पराली की गांठ बनवा रहे हैं, हम जला नहीं गए इसको और सुपर सीडर के साथ इसकी बिजाई करेंगे, इससे बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। हम यही सलाह देना चाहते हैं जी, गांठ बनवाओ, पराली को ना जलाओ, सुपर सीडर के साथ बिजाई करो। किसान को समझ में आ गया पराली में आग लगाना ठीक नहीं है, अपनी खेत की उपजाऊ शक्ति भी खत्म हो रही है और प्रदूषण भी फैल रहा है। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी जिला के गोलागढ़ गांव में पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि सुरेंद्र सिंह ने अपना जीवन संघर्ष करते हुए बिताया। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कृषि विभाग के कई कार्यों को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य किया। इस दौरान एक रक्तदान शिविर भी लगाया गया। पत्रकारों से बातचीत में किरण चौधरी ने कहा कि दक्षिण हरियाणा में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इस क्षेत्र में पानी की विशेष
व्यवस्था की जाएगी। भिवानी में बन रहा मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। नए परिसीमन को लेकर उन्होंने कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया 2026 में शुरू होगी। इसके तहत हरियाणा प्रदेश में लोकसभा व विधानसभा की सीटों में बढ़ोतरी होगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जनता के दिए फैसले को नतमस्तक करना चाहिए। वे ध्यान भटकाने वाले बयान देना छोड़कर हार के कारणों पर ध्यान दें। 26 के अंदर शुरू होगी और आप जानते हैं कि बहुत रीऑर्गेनाइजेशन होएगा। हमारी जो हैं सीटें बढ़ेंगी, पार्लियामेंट की भी बढ़ेंगी, विधानसभा की भी बढ़ेंगी। तो देखते हैं अब कैसे क्या आगे होएगा। निश्चित तौर पे तो शाम वालों को फिक्र नहीं होनी चाहिए और जनता का मत ये है कि उनको पूरी तरह से नकारा गया है। ये बात को उनको जो है अब समझकर अपने अच्छा होता अपने चुपचाप अपने बैठते और इस बात को जो है अपनी वो जो है ये खिल्ली और उड़ रही है इन चीज़ों से। सच्चाई ये है, लेकिन क्योंकि वो अपना जो है अपने इसके ऊपर से जो है ना ध्यान भटकाना चाहते हैं कि असलियत के अंदर हार का कारण क्या था, इसलिए ये सारी इस तरह की बातें हो रही हैं। वहीं रक्तदान करने वाले लोगों ने कहा कि ये सबसे बड़ा दान है, इससे हम कई लोगों का जीवन बचा सकते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।